हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पर आज एक नए चैप्टर के क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे, जिसमें आप सेल चैप्टर यानी कि कोशिका से संबंधित जो चैप्टर आपका है उससे आप क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम चल रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स पे ही ध्यान देंगे, ठीक है। इससे पहले जो आपने चैप्टर पढ़ा है वो है टिश्यू के बारे में। आपने बहुत सारी चीजें यहाँ पर रिवाइज की हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपने देखे हैं, दोनों प्रकार के ऊतकों की आपने बात की है। आज हम बात करेंगे यहाँ पर सेल की यानी कि कोशिका की। आपने कहा जो कोशिका होती है, दोनों प्रकार की कोशिकाओं के बारे में बात करेंगे, यानी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। तो जैसे कि कोशिका के बारे में जो बेसिक सी चीज हम कहते हैं, जो कोशिका है, जो सेल है, वो क्या है, आपके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, जब आपने टिश्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, उसके क्वेश्चन आंसर्स आपने स्टार्ट किए थे, तब हमने बोला था कि क्या है कोशिका। क्या बोला था आपने, कोशिका शरीर की संरचनात्मक, जिसे आप स्ट्रक्चरल भी कहते हैं, व क्रियात्मक, जिसे आप फंक्शनल कहते हैं। क्रियात्मक क्या है, इकाई है, ठीक है। अब आपने बोला जितने भी आपके पास जीवित जीव आते हैं, चाहे वो प्लांट्स है, चाहे वो एनिमल्स है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यानी कि सूक्ष्म जीव है, वो सारे ही किससे मिलके बने हैं, आपने कहा कोशिका से मिलके बने हैं, सारे ही सेल से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। क्यों यहाँ पर जो कोशिका है वो आपकी संरचनात्मक इकाई है, क्योंकि आपने बोला अगर सबसे छोटी यूनिट आप देखें, सबसे छोटी यूनिट, और कैसी यूनिट, आपने कहा सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट, ठीक है। सबसे छोटी जीवित इकाई के रूप में जब आप देखते हैं तो आप सेल की बात करते हैं, ठीक है। आपने बोला जब आपने अपने शरीर को देखा तो आपने कहा कि आपकी जो पूरी बॉडी थी, जो आपकी पूरी बॉडी थी, वो किससे मिलके बनी थी, आपने कहा ऑर्गन सिस्टम, जिसे आप अंग तंत्र कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अंग तंत्र का क्या है, आपने कहा कोई भी आप तंत्र ले लीजिए। आपने कहा कि आपका जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, वो भी क्या है, एक तंत्र है। आपने कहा कि आपका क्या है यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो भी क्या है, आपका एक तंत्र होता है। तो बहुत सारे आपके पास क्या आते हैं, ऑर्गन सिस्टम आते हैं, जिसमें आपने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम आपका है, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका है, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम आपके पास है, नर्वस सिस्टम आपके पास आते हैं। तो सारे सिस्टम आपके पास आते हैं और ये सिस्टम बने होते हैं अलग अलग अंगों से, ठीक है। सिस्टम का मतलब क्या है, सिस्टम का मतलब ये होता है कि अलग अलग जो अंग मिल करके, सारे जो अंग मिल करके क्या कर रहे हैं, एक ही कार्य को कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बोलें कि आपके क्लासरूम में आपका भी एक सिस्टम होता है, जिसमें स्टूडेंट्स भी होते हैं, ठीक है, जिसमें टीचर्स भी होते हैं, जिसमें आपके प्रिंसिपल भी होते हैं। ये सारे क्या है, एक सिस्टम है, ठीक है। ये सारा एक सिस्टम है। सबका काम क्या है यहाँ पर, आपने कहा एजुकेशन यानी कि शिक्षा सबका काम है। अब आपने कहा कि अलग अलग कार्य हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें, आपने कहा कि आप अपना डाइजेस्टिव सिस्टम अगर देखें, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने कहा कि जो आपका माउथ होगा, ठीक है, या फिर जो आपका स्टमक होगा, या फिर जो आपके इंटेस्टाइन होगी, या फिर जो आपकी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, ये सारे किसके पार्ट है, आपने कहा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है, ठीक है। सबका काम एक ही है, सबका काम एक है, वो है पाचन करना। लेकिन क्या होगा, जो स्टेप्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जो काम मुख में यहाँ पर होगा वो स्टमक में नहीं हो रहा है, जो स्टमक में होगा वो आपके इंटेस्टाइन में नहीं होगा, जो आपके इंटेस्टाइन में हो रहा है वो ग्लैंड्स में नहीं होगा, क्योंकि सबका क्या है, यहाँ पे श्रम विभाजित हो रखा है। वैसे ही आपने कहा आपका जो स्कूल है, आपके स्कूल में स्टूडेंट्स भी आते हैं, टीचर्स भी आते हैं, आपके प्रिंसिपल भी आते हैं, ठीक है। ये तो है क्या है, जो लिविंग है आपके इसमें सिस्टम। इसके अलावा और भी चीजें आती हैं जो एबायोटिक होती है, जैसे कि आपकी बिल्डिंग है, आपकी मेज है, आपकी चेयर्स होती हैं, ठीक है, जो भी आपका वहां पे आता है। तो आपने कहा कि यहाँ पर स्टूडेंट्स हो गए हैं, टीचर्स हो गए हैं और प्रिंसिपल हो गए हैं, तीन लोगों को हम लेते हैं। आपका जो सिस्टम है, आपके सिस्टम में तीन चीजें हैं। कौन है, आपके प्रिंसिपल, आपके टीचर और आप हैं। अब आपने कहा तीनों का काम अलग अलग होता है,
पता है आपको, आपको पता है आपके प्रिंसिपल का काम क्या होता है, आपके टीचर्स का काम क्या होता है, और आपका क्या है पढ़ना, आपके टीचर्स का क्या है पढ़ाना। तो यहाँ पर सबका जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपको शिक्षा देना, या फिर शिक्षा यहाँ पर क्या है मूल उद्देश्य है। अब आपने कहा कि यहाँ पर शिक्षा मूल उद्देश्य है, तो उसके लिए आपको टीचर्स भी चाहिए, उसके लिए आपको स्टूडेंट भी चाहिए, आपको प्रिंसिपल भी चाहिए। सेम वही यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके अंग तंत्र में हो रहा है। आपने कहा आपके अंग तंत्र में क्या होते हैं, एक से अधिक अंग शामिल होंगे। उनका जो मूल कार्य होगा, जो मेन फंक्शन उसका होता है वो ये है पाचन करना। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेन जो काम होगा वो क्या होगा, श्वसन करना। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपने का जो मेन कार्य होता है वो है उत्सर्जन करना, ठीक है। नर्वस सिस्टम में जो मेन कार्य है वो है मैसेजेस को पास कराना, ठीक है। अब आपने कहा सबका मुख्य कार्य एक है, लेकिन यहाँ पे श्रम विभाजन हुआ है। आपने कहा कुछ पाचन आपके मुख में हो रहा है, कुछ आपके स्टमक में हो रहा है, कुछ आपके इंटेस्टाइन में हो रहा है, और यहाँ पर जो ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स में भी क्या है, अलग अलग प्रकार के ग्लैंड से अलग अलग प्रकार के ग्लैंड से अलग अलग पाचक रस श्रावित होंगे, जो अलग अलग भोज्य पदार्थ का क्या करेंगे, पाचन करेंगे। क्लियर है इतना कि अंग तंत्र में जो अंग होते हैं उनका कार्य क्या होता है। आपने कहा मूल कार्य जो है, विशिष्ट कार्य जो होगा, मेन फंक्शन जो होगा वो इस सबका एक ही होता है, लेकिन सभी श्रम विभाजन होता है, ठीक है। जैसे कि आपने कहा आपको घर की सफाई करनी है। अब घर की सफाई में सारी चीजें आती हैं, आपने कहा झाड़ू भी आता है, पोछा भी आता है, आपने कपड़ों को अच्छे से सेटअप भी कर लिया है, ठीक है। आपने डेकोरेशन भी वहां पर कर लिया अपने घर पे। तो क्या थे, काम बांटे जाते कि एक यहाँ पर झाड़ू मारेगा, एक यहाँ पर पोछा मारेगा, एक कपड़ों को सेट करेगा, और एक यहाँ पर क्या करेगा, डेकोरेट करेगा। तो इन सब ने मिल करके एक कार्य किया है, वो है घर की सफाई, ठीक है। वैसे ही आपने कहा कि आपके सारे जो अंग थे उन्होंने क्या किया, यहाँ पर सब में मिलकर के एक कार्य को करना है, लेकिन सब में क्या होगा, श्रम विभाजन होता है, ठीक है। अब आपने ये आप जानते हैं कि आपका जो अंग तंत्र है वो आपके ऑर्गन से मिलकर के बना है, यानी कि आपके अंग से मिलकर के बना है। आपके जो अंग है वो टिश्यू यानी कि ऊतक से मिलकर के बने हैं, और आपके जो ऊतक हैं वो कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं, यानी सेल से मिलकर के बने हैं, ठीक है। वो किससे मिलकर के बने हैं, सेल से मिलकर के बने हैं। अब देखिए होता क्या है, आपको देखना क्या है, होता क्या है, यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं। इससे पहले आपको क्या करना है, कुछ साइंटिस्ट के नाम आपको दिए जाते हैं, जैसे कि कोशिका की खोज किसने की, जैसे कि जो जीवित कोशिका है उसकी खोज किसने की, जैसे कि जो केंद्रक है न्यूक्लियस है उसकी खोज किसने की, साइटोप्लाज्म की खोज किसने की। ये सारे जो साइंटिस्ट के नाम है ये आपको याद रखें। जब हमने चैप्टर पढ़ा था आपने पूरा एक चार्ट देखा था, वहां पर आपने देखा था किस साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर यहाँ पर किया है, ठीक है। एक बार अपने नोट्स को आप लोग देख लेंगे। अब हमने अभी तक की बात ये की है कि जितने भी जीव आपके पास आ रहे हैं वो सारे बने होते हैं किससे, कोशिका से, ठीक है। लेकिन ये जो क्रम आप देख रहे हैं कि जो आपकी बॉडी है वो आपके ऑर्गन सिस्टम से यानी कि अंग तंत्र से बनी है, अंग तंत्र अंगों से मिलकर के बने हैं, और अंग ऊतक से मिलकर के बने हैं, ऊतक कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं। सारे जीवों में यही क्रम नहीं होता है। ये वाला जो क्रम आपको देखने को मिलेगा ये क्रम किसका होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, ये जो गुण होता है वो बहुकोशिकीय जीवों का होता है। तो डेफिनेशन मिटा दें, डेफिनेशन आप जानते हैं। कोशिका क्या है, शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। क्यों संरचनात्मक और क्रियात्मक है ये हमने डिस्कस किया था, एक बार फिर से कर लेंगे। चलिए, तो हमने क्या बात की, हमने कहा कि ये जो क्रम आपको देखने को मिलता है ये मिलता है बहुकोशिकीय जीवों में। अब बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, वो जीव जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं उसे आप बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी कोशिकाएं होंगी तभी तो यहाँ पर क्या बनेंगे, ऊतक बनेंगे। क्योंकि आपने क्या बोला, ऊतक एक कोशिकाओं से नहीं बन रहे हैं। ऊतक आपने क्या बोला, अगर हमने ऊतकों की डेफिनेशन पढ़ी तो आपने कहा ऊतक क्या होते हैं, कोशिकाओं का समूह। क्या बोला आपने, ऊतक क्या होते हैं, कोशिकाओं का समूह होता है, ठीक है। कोशिकाओं के समूह से मतलब है कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाती हैं, ऊतकों को बनाती हैं, ठीक है। अब आपने बोला कि यहाँ पर क्या है, अगर हम अपनी बात करें कि हमारे पास कितनी कोशिकाएं होती हैं, आपने कहा अनगिनत, आप गिन ही नहीं सकते हैं। क्योंकि हमने कहा कि हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है, ये सारे एग्जाम्पल हमने अपने ही लिए हैं, ठीक है। आपने बोला इसमें क्या होता है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम भी आता है, ठीक है। बहुत सारे सिस्टम हमारे आते हैं, इसमें आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आता है,
ठीक है, क्या बोला आपने, सर्कुलेटरी सिस्टम आपका है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका आता है, तो काफी बहुत सारे सिस्टम है हमारी बॉडी में। और सोचिए कि सारे जो सिस्टम है, सारे जो तंत्र हैं, वो एट लास्ट मिलके बने हैं कोशिकाओं से। ठीक है, एट लास्ट किससे मिलके बने, कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं। तो आप सोचिए कि हमारी बॉडी में कितनी सारी सेल्स होंगी। हम क्या है फिर, हमने कहा बहुकोशिकीय जीव है। अब आपने कहा कि क्या ऐसे भी जीव होते हैं कि जिनमें सिर्फ एक ही कोशिकाएं पाई जाती है, एक ही कोशिका होगी, आपने कहा हाँ, ऐसे भी जीव होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही कोशिका होती है, उन्हें आप क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। आपने कहा एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। एग्जाम्पल ले लीजिए एक कोशिकीय जीवों का, आपने कहा अमीबा। एग्जाम्पल आपके पास क्या आया, अमीबा आया। ठीक है, बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। अब ये जो एक कोशिकीय जीव है, इसमें सिर्फ एक ही सेल पाई जा रही है, एक ही कोशिका पाई जा रही है। अमीबा के आपने एग्जाम्पल लिया है। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है, अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। अमीबा क्या है, आपने कहा जलीय जीव है। जलीय जीव है यानी कि जल में पाया जाता है और अपनी नंगी आंखों से हम उसे नहीं देख सकते हैं, यानी कि सूक्ष्मदर्शी के प्रयोग करके ही आप क्या करेंगे, अमीबा को देख सकते हैं। क्या है इसका रीजन कि हम अमीबा को अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमने कहा एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव है तो एक ही कोशिका है। एक कोशिका सोचिए कितनी छोटी होगी, क्योंकि अगर हमने बोला हमारी कोशिकाओं से ऊतक बने हैं और तब जाके हमारे बहुत सारे ऊतकों से ऊतकों से मिलकर के अंग बने हैं, तब जाके आप अंग को देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आपने बोला कि जिसमें सिर्फ एक ही कोशिका होगी, वो बहुत सूक्ष्म होगा, उसे हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख पाते हैं। अब देखिए हमने क्या बात की थी, हमने कहा था जो कोशिका है वो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संरचना से आप समझ रहे हैं, क्योंकि हमने एक बात की थी, हमने कहा था कि सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट अगर कोई है तो वो है कोशिका। ध्यान रखिए, क्योंकि जब हमने बात की थी कोशिका की, तो कोशिका में बहुत सारी चीजें थी। आपने कहा कोशिकांग होते हैं, कोशिका के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो फिर भी हमने क्यों बोला कि कोशिका सबसे छोटी इकाई है। कोशिका को भी हम क्या कर सकते हैं, तोड़ करके देख सकते थे कि कोशिका किन किन चीजों से मिलकर के बनी है। तो क्यों हमने उसे बोला संरचनात्मक इकाई है, क्योंकि जब आपने सेल को देखा तो क्या क्या चीजें आपने देखी, आपने कहा ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जिसे आप कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। यह है आपका साइटोप्लाज्म, जिसे आप क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। यह है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, ये तो है जो कोशिका के पार्ट्स होते हैं। तो हमने कहा हम ये भी तो कह सकते थे कि कोशिका को जब हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, जैसे कि आपने अपनी बॉडी को किया, ठीक है, आपने अपने शरीर में देखा कि आपके शरीर में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है, बहुत सारे अंग हैं, बहुत सारे ऊतक हैं, और एट लास्ट आपके पास कोशिका आती है। तो हमने कहा क्यों हम, क्योंकि कोशिका भी तो बहुत सारी चीजों से मिलकर के बनी है, बहुत सारे घटकों से मिलकर के बनी है। तो फिर भी हम कोशिका को क्यों कह रहे, क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे पास वो होती है जिसे आप और छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि आपने बोला कि स्मॉलेस्ट यूनिट हम उसे कहते हैं जिसे हम और छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हमने कोशिका को देखा तो हमने कहा हम कोशिका को और छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि कोशिका में क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, इसके अलावा बहुत सारी क्या है, ऑर्गेनेलीज है। इसके अलावा क्या है, बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं। तो हमने क्या बोला, अगर आप कोशिका को और छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वो उसके पास आपके पास लिविंग पार्टिकल नहीं रहेंगे। यानी कि एक कोशिका जीवित कोशिका तभी होगी जब आपके पास ये सारी चीजें सम्मिलित होंगी। आपके पास एक ऑर्गेनाइज्ड सेल जब आएगी, उसमें सेल मेम्ब्रेन होगा, उसमें न्यूक्लियस होगा, उसमें साइटोप्लाज्म होगा, उसमें कोशिकांग होंगे। जब ये सारी चीजें एक सेल के अंदर आती हैं तब सेल लिविंग कहलाती है। अगर आपने सेल को क्या कर दिया है, फिर से विभाजित कर दिया है, आपने कहा सिर्फ आपके पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, उसके अलावा कुछ नहीं है, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ये लिविंग सेल है। या फिर आपने बोला सिर्फ साइटोप्लाज्म है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो लिविंग है। कोई भी कोशिका लिविंग यानी कि जीवित कोशिका तब कहलाएगी जब सेल पूरी ऑर्गेनाइज्ड होती है। पूरी ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है, एक बेसिक सा स्ट्रक्चर ये आता है आपके पास सेल का, आता है। ठीक है, तो आपने इसीलिए हमने बोला स्ट्रक्चरल यूनिट है, क्योंकि जो आपके पास लिविंग यूनिट आती है, जीवित इकाई आती है, वो आपके पास आती है कोशिका, और इसी कोशिका से मिल करके एट लास्ट आपकी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। समझ आए स्ट्रक्चरल क्यों कहा है। अब फंक्शनल कह देते हैं। आपने कहा फंक्शनल में हमने बोला
कि हमारी बॉडी में जो भी प्रोसेस हो रही है वो सेलुलर लेवल पे हो रही है, सेलुलर लेवल पे होती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन जब आपने पढ़ा तो आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, ठीक है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपने क्या पढ़ा, आपने कहा कि पूरी आपकी नेजल कैविटी है, नॉस्ट्रल्स है, नॉस्ट्रल्स के बाद नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी के बाद आपका ट्रैकिया है, ट्रैकिया आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई फिर से क्या होता है और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और लास्ट में टर्मिनल ब्रोंकाई पे एल्विलाई लगे होते हैं। ये आपकी लंग्स वाला पोर्शन आपको बताया जा रहा है, ठीक है। यानी कि आपने क्या बोला, कुछ बेसिक सा स्ट्रक्चर ऐसे ही हम देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है। अब आपने बोला ये रेस्पिरेशन हो रहा है, कहाँ हो रहा है, आपके लंग्स में हो रहा है, लेकिन ये रेस्पिरेशन आपके सेलुलर लेवल पे भी होता है। तो क्या चीज आपने पढ़ी है, बहुत बार हम सेम चीज रिपीट कर चुके हैं। आपने कहा ये आपकी क्या है, कोशिका है, यहाँ पर ग्लूकोज था, और यहाँ पर जब आपने श्वसन किया तो आपने ऑक्सीजन ग्रहण की और आपके पास एनर्जी प्लस आपके पास CO2 बनता है। अब जो श्वसन की प्रक्रिया आप पढ़ रहे थे, जो श्वसन की प्रक्रिया आप पढ़ रहे थे, वो हुई आपकी कोशिकीय स्तर पर भी हो रही है, सेलुलर लेवल पर भी हो रही है। इसे आप सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तो अब आप कह सकते हैं कि ये फंक्शनल यूनिट भी है आपकी बॉडी की, क्योंकि फंक्शन भी सेलुलर लेवल पे हो रहा है, कोशिकीय स्तर पर सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो आपने अभी तक क्या पढ़ा, हम बात कर रहे थे कोशिकीय, एक कोशिकीय जीवों के बारे में। हमने बोला जो अमीबा होता है, अमीबा में एक ही कोशिका है, ठीक है, एक ही कोशिका है। अब यही कोशिका सारे फंक्शन करेगी। आपने कहा यहीं से क्या होगा, भोजन को ग्रहण किया जाएगा, भोजन का पाचन होगा, यहीं से उत्सर्जन होता है, यहीं से श्वसन होता है, यहीं पर रिप्रोडक्शन होता है। इसी सेल में सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। यह किसका गुण, एक कोशिकीय जीवों का गुण है। एक ही कोशिका सारे कामों को कर रही है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में हमने क्या बोला, जब आपने अंग तंत्र की बात की थी, तो अंग तंत्र में भी क्या है, यहाँ पे श्रम विभाजन है, कार्य को बांटा गया। आपने कहा कि अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, पोषण की, तो पोषण में आपने पढ़ा आपका पाचन तंत्र पढ़ा, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं किसके, उत्सर्जन की, तो उत्सर्जन तंत्र आपके पास आया है। अगर हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन की, श्वसन की, श्वसन तंत्र हमारे पास आया है। अगर हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की, प्रजनन की, आपने कहा प्रजनन तंत्र हमारे पास अलग से है। हर काम के लिए हमारे पास अलग सिस्टम होता है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी अमीबा की, तो अमीबा में सारी जो प्रोसेस होती है वो इसी सेल के अंदर हो रही है, ठीक है, इसी कोशिका के अंदर हो रही है। सेम चीज प्लांट में देख ले, प्लांट में क्या होता है, आपने कहा एक प्लांट है, ठीक है, और प्लांट में आपने कहा एक जड़ है। जड़ का काम क्या है, आपने कहा पानी का अवशोषण करना, पानी और मिनरल्स का अवशोषण करना। आपने कहा तना है, तने का काम क्या, बहुत सारे काम होते हैं तने के। एक तो तने से पौधे के बहुत सारे भाग जुड़े हुए होते हैं, पत्ती है आपकी, जो ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं, और फूल है, फल है, सारे जो होते हैं वो स्टेम से कनेक्टेड होते हैं। दूसरा आपने कहा कि परिवहन करना, ठीक है, भोजन और पानी का परिवहन करना तने का कार्य होता है। फिर आपने कहा कि अब वहां पर पत्ती आती है, तो पत्ती का क्या कार्य, आपने कहा कि पोषण, पोषण संबंधी कार्य किसके हैं, आपने कहा कि पोषण संबंधी कार्य यानी कि जो फोटोसिंथेसिस होगी वो पत्ती में हो रही है। फिर आपने कहा रिप्रोडक्शन कहाँ पे होगा, आपने कहा फ्लावर, फूल, फूल में क्या होगा, फिर रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। सर्कुलेशन किसके द्वारा हो रहा है, आपने कहा तने के द्वारा हो रहा है। तो आपने जब प्लांट को भी देखा तो आपने देखा कि प्लांट में भी क्या है, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग क्या होते हैं, वहां पर ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये किसका गुण है, आपने कहा ये बहुकोशिकीय का गुण है, ठीक है। एक कोशिका में आपने कहा सारी जो प्रोसेस चलेगी वो एक ही कोशिका में चलती है, ठीक है। तो आपने क्या बोला, बहुकोशिकीय जीव होते हैं और एक कोशिकीय जीव होते हैं। ये बेसिक सी चीजें हैं, ये आप एक बार देख लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जिसमें आप दोनों ही कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब देखिए प्लांट सेल और एनिमल सेल है, उसमें आपको डिफरेंसेस भी बताए गए थे। कुछ बेसिक से डिफरेंस होते हैं, जिसमें सबसे पहले आप सेल वॉल की बात करते हैं कि जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। इसके अलावा और बहुत सारे क्या आते हैं, डिफरेंसेस आते हैं, जिन्हें एक एक करके हम क्वेश्चंस के माध्यम से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं एक बार। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास आया है, इसमें आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कैसे हम करते हैं, स्टेटमेंट आई है, 4 ऑप्शन आए हैं और सही ऑप्शन को आपको चूज करना है, ठीक है। तो आपने बोला विच प्लास्टिड आर कलरलेस, कौन से प्लास्टिड रंगहीन होते हैं। सबसे पहले प्लास्टिड क्या होता है, आपने बोला ये जो क्वेश्चन आपके पास आया है, ये आया है आपके पास प्लांट सेल से, ठीक है। प्लांट सेल में आपने बोला प्लास्टिड होते हैं प्लास्टिड। अब आपने जब पत्ती का डायग्राम देखा तो क्या हम बोलते हैं, ये है आपकी अपर एपिडर्मिस,
ये है आपकी मेसोफिल सेल्स, यही आपके प्लास्टिड होंगे। ये है आपकी लोअर एपिडर्मिस, ये है आपकी क्यूटिकल। यहाँ जो मेसोफिल सेल आपके पास आती हैं यहीं आपके प्लास्टिड होते हैं, क्योंकि यहीं पर आपका क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है। प्लास्टिड मतलब क्या होता है कि यहाँ पर क्या होंगे, पिगमेंट प्रेजेंट होंगे, ठीक है, वर्णक प्रेजेंट होते हैं। अब आपको ये बोला गया है कि इनमें से वो कौन सा पिगमेंट है जो कलरलेस होता है। आपने बोला क्रोमोप्लास्ट होगा या फ्लोरोप्लास्ट होगा, ल्यूकोप्लास्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव यानी नन ऑफ द अबव। आपको बोला या तो क्रोमोप्लास्ट है जिसमें जो रंगहीन होता है, या जो दिखने में कैसा हुआ, रंगहीन होगा तो व्हाइट होगा। आपने बोला क्लोरोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है, ऑल ऑफ द अबव यानी कि इनमें से सारे ही क्या होते हैं, आपके कलरलेस होते हैं, या नन ऑफ द अबव यानी कि इनमें से कोई भी आपका कलरलेस नहीं होता। एक बार आप क्वेश्चन को देखिए और आंसर को टिक कीजिए। चलिए, तो आपने देख लिया होगा अपने आंसर को। सबसे पहले हम सबसे लास्ट वाले ऑप्शन से देखते हैं। आपने कहा कि इनमें से कोई भी कलरलेस नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर वाला कह रहा है कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से सारे क्या है, कलरलेस है। सबसे पहले तो इसे हटा देते हैं। ठीक है, क्यों हटा देते हैं? क्योंकि आपने बात की है क्लोरोप्लास्ट की। जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में आपका क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, आपका क्लोरोफिल होगा, जो कि क्या होगा यहाँ पर, ग्रीन इन कलर, ठीक है। कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का होता है। उसके बाद क्रोमोप्लास्ट आते हैं। यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट क्या, क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं, ठीक है। क्योंकि शब्द ही बता रहा है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट आपके कलरफुल होते हैं, क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। अब आपने बोला नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से क्या है, कोई भी कलरलेस नहीं है। क्या ये ऑप्शन सही होगा या ये ऑप्शन सही होगा? आपने कहा ल्यूकोप्लास्ट जब आप कहते हैं तो आपने कहा कि कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, ठीक है। कलरलेस होंगे तो आपका आंसर क्या आया, ल्यूकोप्लास्ट आया। ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, आपके कलरलेस होते हैं। चलिए, तो अपने आंसर को एक बार आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो आपके पास आया है, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, एन अनरिपन ग्रीन फ्रूट चेंज कलर व्हेन इट रिपन, द रीजन बीइंग, यानी कि आपने बोला कच्चा हरा फल पकने पर रंग बदल देता है, इसका क्या कारण है, ठीक है। क्या कारण हो सकते हैं इसके? आपने कहा कि क्रोमोप्लास्ट चेंज टू क्लोरोफिल, जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो क्लोरोफिल में बदल जाता है, या फिर आपने बोला क्रोमोप्लास्ट चेंज टू क्रोमोसोम्स, यानी कि क्रोमोप्लास्ट क्रोमोसोम में बदल जाते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है क्रोमोसोम्स चेंज टू क्रोमोप्लास्ट, यानी कि क्रोमोसोम क्रोमोप्लास्ट में बदल जाते हैं। चौथा कह रहा है क्लोरोप्लास्ट चेंज टू क्रोमोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट में बदल जाते हैं। लास्ट कह रहे हैं इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि जो ऑप्शन आपके पास आए हैं वो इजी क्वेश्चन आए हैं। अभी भी यहाँ पर क्या है, पिगमेंट के ही क्वेश्चन आपके पास आए हैं। आपको बताना है कि जो कच्चा हरा फल है वो अपना रंग क्यों बदल देता है, ठीक है। एक बार ऑप्शन को देखिए और अपने आंसर को सेलेक्ट कीजिए। चलिए, तो आपने क्या बोला, सबसे पहले हमने बोला या तो आपको आंसर पता होना चाहिए या फिर आप क्या करेंगे, वो ऑप्शन हटा देंगे जो आप जानते हैं कि इसका आंसर नहीं हो सकते। जैसे कि अगर आप सेकंड और थर्ड वाले ऑप्शन को देखेंगे, आपने कहा क्रोमोप्लास्ट क्रोमोसोम में बदल जाते हैं। यहाँ पर हम क्रोमोसोम के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहे हैं, हम पिगमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, वर्णक के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्रोमोसोम के बारे में हम कोई बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन में भी क्रोमोसोम की बात की गई है कि क्रोमोसोम क्रोमोप्लास्ट में बदल जाते हैं। हमने बोला क्रोमोसोम का यहाँ पर कोई रोल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट और फोर्थ को अगर आप देखेंगे, आपने कहा क्रोमोप्लास्ट क्लोरोफिल में बदल जाता है या क्लोरोफिल क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। तो आपने कहा कि अगर क्रोमोप्लास्ट क्लोरोफिल में बदल जाता
तो यहाँ पर क्या होता, ग्रीन कलर अपेयर होता। आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हरा फल पकने के बाद अपना रंग बदल देता है, ठीक है। अब आपने बोला जो फल हरा होता है वो अपना रंग बदलेगा, तो या तो येलो कलर का होगा, ये ऑरेंज कलर का होता है, रेड कलर का होता है, ठीक है। कलर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कलर आते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आपने बोला ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन आपका सही कौन सा आ सकता है, ये वाला। आपने बोला जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है, तभी आपको अलग अलग कलर यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्लियर है आंसर? इजी था क्योंकि ऑप्शन आपके पास इजी आए हैं। आपने कहा 2 ऑप्शन तो आप इजीली हटा सकते हैं। तीसरे ऑप्शन में आपने बोला कि अगर क्रोमोप्लास्ट क्लोरोफिल में बदलता तो यहाँ पर हरा कलर आपको देखने को मिलता। हरा कलर देखने को नहीं मिला क्योंकि कलर भी बता रखे हैं आपको, ठीक है। इजी क्वेश्चन से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे एक बार देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया था फिनोमेनन वेयर द साइटोप्लाज्म श्रिंक इन अ हाइपोटोनिक मीडियम इज कॉल्ड। वो घटना जहां साइटोप्लाज्म हाइपोटोनिक माध्यम में सिकुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन है फ्रंटोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस, एसिडोलाइसिस, एनोलाइसिस एंड नन ऑफ द अबव। एक बार पढ़िए यहाँ पर आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। चलिए तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। आपने बोला कि क्या होगा जब साइटोप्लाज्म हाइपोटोनिक माध्यम में क्या होता है, रखा जाता है और सिकुड़ जाता है। आपको क्या चीज बताई गई है, सबसे पहले तो ये देखिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाइपोटोनिक माध्यम क्या होता है और इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं। आपने पढ़ा ऑस्मोसिस, आपने पढ़ा है। ऑस्मोसिस में आपने क्या पढ़ा, क्या होता है ऑस्मोसिस में। आपने बोला कि पानी या लिक्विड का मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में पानी का मूवमेंट होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा। अब आपको चीजें क्या बताई गई हैं। आपने कहा आपके पास एक सेल है, ठीक है। ये आपके पास आती है सेल, कौन सी सेल है आपके पास, ये है प्लांट सेल, ठीक है। ये है आपकी सेल वॉल जिसे आप कोशिका भित्ति कहते हैं। जिसे आप कोशिका भित्ति कहेंगे। ये आपकी है सेल मेम्ब्रेन, जिसे आप क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास आता है वैक्यूल, ये आपके पास आता है न्यूक्लियस, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। यहाँ पर आपको और भी ऑर्गेनेल्स मिलेंगे लेकिन बेसिक सी चीजें आपको ये देखनी है। अब आपने बोला कि इस सेल में कुछ चेंजेस आते हैं, किस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से। ये तो आपकी सेल वॉल आ गई है और उसके बाद आती है आपकी, ये क्या है, आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपके पास क्या क्या है। आपने कहा यहाँ पर न्यूक्लियस आ गया है। क्या हुआ यहाँ पर, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेल में और इस सेल में क्या चेंजेस आए, तो आपने बोला कि यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन थी वो सेल वॉल से क्या हो गई है, अलग हो गई है, और आप कह सकते हैं श्रिंक हो गई है, एक जगह पे सिकुड़ गई है, ऐसा ही हुआ। जहां आपने बोला कि जो सेल मेम्ब्रेन थी, जो कोशिका झिल्ली थी, वो आपकी सेल वॉल से अटैच थी, कोशिका भित्ति से अटैच थी। अब यहाँ पर आके ये क्या हुई है, श्रिंक हो गई है, सिकुड़ गई है। ये तो आपके क्वेश्चन में बताया गया है कि यहाँ पर क्या होगा, साइटोप्लाज्म, वह घटना जहाँ साइटोप्लाज्म हाइपोटोनिक माध्यम में सिकुड़ जाता है, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म है वो सिकुड़ गया है, ठीक है। अब सिकुड़ गया तो कैसे सिकुड़ा, आपने बोला जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन, 3 प्रकार के सॉल्यूशन आपके पास आते हैं। जब आपने ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा, जब हमने चैप्टर पढ़ा था, आपने ऑस्मोसिस के बारे में बात की थी, ठीक है। क्वेश्चन आपको ये बताना है, क्वेश्चन आपका ये था कि वो कौन सा क्या होगा, माध्यम होगा, या फिर उस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे जिस माध्यम, जिसमें आपने हाइपोटोनिक माध्यम में रख करके आप में क्या हुआ, जो साइटोप्लाज्म था वो सिकुड़ गया। आपने घटना का नाम बताना है। उससे पहले आपने क्या पढ़ना है, हाइपोटोनिक माध्यम किसे कहते हैं और कि ऐसा क्या हुआ कि जो सेल थी, सेल यहाँ पर सिकुड़ गई है।
उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑस्मोसिस आपको पढ़ना है। ऑस्मोसिस क्या होती है, ऑस्मोसिस के अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे। वहां पर आप क्या पढ़ेंगे, 3 माध्यमों के बारे में पढ़ेंगे, हाइपोटोनिक माध्यम, हाइपोटोनिक माध्यम और आइसोटोनिक माध्यम। अब जब मैं आपको बता दूं, हाइपोटोनिक माध्यम में हम किसी सेल को रखते हैं तो सेल आपकी सिकुड़ जाती है। हाइपोटोनिक माध्यम में जब आप किसी सेल को रखते हैं तो सेल फूल जाती है, ठीक है। और अगर आइसोटोनिक माध्यम में आप किसी सेल को रखते हैं तो सेल में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब ये तीनों जो आपके पास क्या आते हैं, माध्यम आते हैं, ये आप घर से पढ़ करके लेके आएंगे। ये आपके लिए होमवर्क है क्योंकि हमारी क्लास का टाइम हो गया है। तो आप क्या करेंगे, हाइपोटोनिक माध्यम के बारे में आप पढ़ करके आएंगे। जब आप पढ़ेंगे हाइपोटोनिक माध्यम क्या होता है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इसमें से फिर आप ये बताएंगे कि इस घटना को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।